हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दक्षिण कौशल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी के एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हम और भी टॉपिक्स कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाके उनको एक्सेस कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन और अंतर्राज्यीय परिषद, जिसे हम इंटर स्टेट काउंसिल भी बोलते हैं। ओके, तो देखते हैं। देखो, जैसे कि हमें पता है, भारत जो है एक संघात्मक भारत की जो प्रकृति है वो संघात्मक है। यानी यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों ही शक्तियों का विभाजन है। यहाँ पर शक्तियों का विभाजन है केंद्र और राज्य के बीच में। वहाँ पे अब शक्तियों का विभाजन है और भारत एक संघात्मक राज्य है। तो केंद्र और राज्य का संबंध बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास किए गए। ओके, कई प्रयास किए गए, जैसे केंद्र और राज्य के संबंध बेहतर बने। इसी के रिगार्डिंग अंतर्राज्यीय परिषदें बनाई गई। ओके, अंतर्राज्यीय परिषदें बनाई गई इनके लिए। और इनके संबंध को डिफाइन कहाँ किया गया है? इनके संबंध को डिफाइन किया गया है संविधान में। ओके, हम अभी आर्टिकल देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल में इनको डिफाइन किया गया है। तो देखो, संविधान में केंद्र और राज्य संबंध जो 3 टाइप से बताए गए हैं। इनमें पहले है विधायी संबंध है इनके बीच में, जिसे हम लेजिस्लेटिव रिलेशन भी बोलते हैं। ओके, देन प्रशासनिक संबंध है, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध रिलेशन भी बोलते हैं। और लास्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है, वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध जिन्हें हम फाइनेंशियल रिलेशन भी बोलते हैं। ओके, सेंट्रल स्टेट के बीच में। अब बात ये आती है कि संविधान में कहाँ दिया गया। देखो, विधायी संबंध जो दिया गया है संविधान का, जब आप भाग 11 पढ़ोगे, भाग 11 में विधायी संबंध दिए गए हैं। ये दिए गए हैं आर्टिकल 245 245 से आर्टिकल 255 के बीच। ओके, देन प्रशासनिक संबंध भी भाग 11 में ही दिए गए हैं, भाग 11 में दिए गए हैं। ये आर्टिकल दिए गए हैं 256 से 263। ओके, और लास्ट है वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध एक अलग ही पार्ट में बताए गए हैं, भाग 12 आप देखेंगे वित्तीय संबंध के लिए। और ये जो आर्टिकल दिया गया है, ये आर्टिकल दिए गए हैं 268 से 293। ओके, ये आपको संविधान में इन आर्टिकल के बीच में जो भी रिलेशन है उनके रिगार्डिंग जो भी आर्टिकल दिए गए हैं वो इनके बीच में आपको मिल जाएंगे। ओके, तो जैसा कि हमने देखा, भारत एक संघात्मक राज्य है। अब संघात्मक राज्य का मतलब ये होता है कि शक्तियों का विभाजन करेगा। शक्तियों का विभाजन के लिए अगर हम देखें, हमने अनुसूची देखी थी। आप स्केड्यूल अगर 7 देखें, स्केड्यूल 7 वो की संघात्मक व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। ओके, भारत की संघात्मक व्यवस्था, जैसे हम फेडरलिस्ट बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। ओके, तो फेडरल का मतलब यही होता है कि केंद्र और राज्य दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं और दोनों शक्तियों का साझा करते हैं। Okay? तो हम देखते हैं, देखो कुछ आर्टिकल देखते हैं इससे रिलेटेड। केंद्र और राज्य के सबसे पहले हम विधायी संबंध देखेंगे। विधायी संबंध हमने देखा, विधायी संबंध कहाँ है? भाग 11 में है। ओके, भाग 11, संविधान का भाग 11। अब देखो, 245 से स्टार्ट होते हैं। संसद और जो राज्य विधानसभा है उनके द्वारा जो बनाए गए कानून है उनका विस्तार कहाँ तक होगा, और संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु क्या होगी। देन 247, कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना हेतु बंद करने की संसद की शक्ति, कानूनों की विषय वस्तु। अब देखो, कानूनों की विषय वस्तु, यही जो आर्टिकल है ये स्केड्यूल 7 को दर्शाता है। ओके, स्केड्यूल 7, क्योंकि उनकी विषय वस्तु कहाँ है? विषय वस्तु स्केड्यूल 7 में है। ओके, यहाँ पर विधायी विषयों का बंटवारा किया गया है। देन कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना है तो बंद करने की संसद की शक्ति। फिर विधान की अवशेष शक्तियां, जब हम अवशेष शक्ति की बात करते हैं, ये रेसिजुअरी जो भी पावर है उनके बारे में होगी। देन 249, राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषय में संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति, जो हमने आर्टिकल 249 में देखा था, जहाँ पर राज्यसभा 2/3 बहुमत से वो बिल पारित करती है, जिसकी वैलिडिटी कितनी होती है? 1 ईयर, हमने उस टाइम देखा था। और 250, यदि आपातकालीन घोषणा लागू हो तो राज्य सूची किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति। फिर 249 और 250 के तहत राज्यों विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच में असंगतता। और अगर असंगतता आ जाती है, देखो 2 कानून है, एक ही विषय पर 2 कानून बनाए हैं, एक संघ ने बनाए, एक राज्य में बनाए, तो उन पर जो संसद द्वारा बनाए गए जो कानून है वो प्रभावी होगा, ना कि राज्य द्वारा। फिर संसद की 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से कानून बनाने की शक्ति। ओके, जब वो ऐसा बिल पारित करें उनका विधानमंडल।
अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावित बनाने के लिए कानून, फिर संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता। देन 255 आता है सिफारिश और पूर्व प्रतिबंधों संबंधित अपेक्षाओं केवल प्रक्रियागत मामला माना जाएगा। तो इस तरह से ये जो है ये विधायी संबंध है। ओके, लेजिस्लेटिव रिलेशन। इसके बाद प्रशासनिक संबंध आते हैं। प्रशासनिक संबंध भी हमने देखे, ये भाग 11 में दिए गए हैं संविधान के। ओके, ये भी 11 में दिए गए। प्रशासनिक संबंध जैसे 256 राज्यों और संघ का दायित्व क्या है, कुछ मामलों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। 257 है संघ के सशस्त्र बलों एवं अन्य बलों की तैनाती द्वारा राज्यों को सहायता, ये निरस्त कर दिया गया था बाद में। ठीक है। 258 कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियां आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति। ओके। देन 258 ए संघ को कार्य सौंपने की राज्यों को शक्ति, कि संघ राज्यों को कार्य सौंप सकता है और कुछ मामलों में राज्य भी संघ को कार्य सौंप सकते हैं, लेकिन इसमें जो पावर रहेगी संघ के पास रहेगी, संघ मना कर सकता है अगर उपकार नहीं करने, लेकिन राज्य मना नहीं कर सकता है इस। फिर अगर राज्य मना करता है तो फिर संसद क्या बना सकती है, संसद इनके लिए कानून बना सकती है, कानून बना के फिर लागू करवाएगी। ओके। 259 प्रथम अनुसूची के भाग बी में आने वाले राज्यों को सशस्त्र बल निरस्त है। ओके। 260 भारत से बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का अधिकार क्षेत्र रहेगा। ओके। 261 आता है सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां सब जगह लागू होंगी। ओके। 262 अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णय। देखो आपने देखा होगा कभी कभी कुछ न्यायाधिकरण बना दिए जाते हैं, जैसे कि हम अभी देखें साउथ में जो हमारा दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में अक्सर गोदावरी, कावेरी, कृष्णा नदी को लेकर विवाद चलते रहते हैं। तो इसके लिए कई प्राधिकरण बनाए गए हैं, जल विवाद प्राधिकरण। तो उनको किस आर्टिकल के तहत बनाया जाता है, तो आर्टिकल है आर्टिकल 262 और आर्टिकल 263। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में अगर प्रावधान है तो वो आर्टिकल कौन सा है, 163 इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। ओके। और यही से क्वेश्चन बनता है कि इंटर स्टेट काउंसिल क्या एक संवैधानिक निकाय है, तो बिल्कुल इंटर स्टेट काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसके बारे में आर्टिकल 263 बोलता है। और ये कौन बनाता है, इंटर स्टेट काउंसिल बनाने का हक किसे है, तो ये प्रेसिडेंट बनाता है। ओके, प्रेसिडेंट इंटर स्टेट काउंसिल बनाता है। हम आगे पढ़ेंगे इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। उसके बाद केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से अनुच्छेद जैसे 268, ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद दिए है। ये आर्टिकल जो अगर आप संविधान देखोगे, संविधान का पार्ट 12 उसमें है, जो कि आर्टिकल हमने देखा था, आर्टिकल ये 268 से चालू होते हैं, 293 पर खत्म होते हैं। ओके। फिर संघ द्वारा लगाए गए 269 ए, ये इंटर स्टेट जीएसटी के बारे में बात करता है। ओके, जीएसटी के लिए 269 ए आर्टिकल। ओके, ये जीएसटी के लिए। देन 270 संघ द्वारा लगाए गए कर। अब इसमें देखो 275 सहायता अनुदान। अब ये सहायता अनुदान हम देखते हैं, वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग जो सिफारिश करता है कि केंद्र राज्यों को इतना जो कर है उनका बंटवारा करेगा, तो वो बंटवारा ये सहायता अनुदान के रूप में जाता है 275 आर्टिकल। और ये किसकी सिफारिश पर होता है, ये वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। फिर वित्त आयोग की अनुशंसा है 280 वित्त आयोग है, 281 वित्त आयोग संशा। विवेकाधीन अनुदान, ये विवेकाधीन अनुदान जो है ये सरकार पर डिपेंड करता है कि सरकार किसी स्टेट को किस विशेष परियोजना के लिए दे सकती है, किसी विशेष परियोजना के लिए। ठीक है, इस पर कोई भी सिफारिश नहीं कर सकता, ये सरकार के विवेक पर आधारित है विवेकाधीन अनुदान। एक और है आर्टिकल इसी में ही, आर्टिकल 279 ए। आर्टिकल 279 ए किसके बारे में बात करता है, आपने देखा होगा जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, तो जीएसटी काउंसिल की संरचना और गठन के बारे में बात करता है कि उसकी संरचना कैसी होगी एवं गठन कैसा होगा। ओके। और उसका अध्यक्ष तो आपको पता है, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होगा, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होगा। ओके, ठीक। इसके बाद अंतर्राज्यीय परिषद। देखो हमने देखा था जब हमने प्रशासनिक संबंध देखे थे भाग 12 में, अभी उस टाइम पहले। ओके, तो भाग 11 में हमने
आर्टिकल 263 देखा था, जिसमें अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात की थी। तो अंतर्राज्यीय परिषद क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। अगर ये क्वेश्चन आपसे आता है तो बिल्कुल ये एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसे आर्टिकल 263 के तहत बनाया गया है। ओके, और इसे कौन बनाता है? इसे प्रेसिडेंट बनाते हैं। ओके, और ये कब बना था? ये किसकी आयोग की सिफारिश से बना था? तो सरकारी आयोग का गठन किया गया था। बीपी सिंह की नेतृत्व वाली जनता दल की सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया। इसके देखो संगठन कौन होते हैं? संगठन में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं इसके, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें सदस्य होते हैं, और विधानसभा वाले संघ, जो विधानसभा है, जिन यूटीज की, यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा है, वहां पर तो मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन अगर विधानसभा रहित क्षेत्र, जहाँ पर विधानसभा नहीं है, तो उन क्षेत्रों के प्रशासन, और अगर राष्ट्रपति शासन वाले राज्य है तो उनके राज्यपाल सदस्य रहेंगे। फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट स्तर के 6 मंत्री, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट होंगे। ओके, जिनका नॉमिनेशन किया जाएगा, तो ये मंत्री रहेंगे अंतर्राज्यीय परिषद में। ओके, और इसमें एक और है कि इनकी अराउंड, अगर आप बैठक के बारे में बात करो तो साल में कम से कम 3 बैठक होनी चाहिए। ओके, 3 होनी चाहिए बैठक इन अ ईयर, एक साल में 3 बैठक इनकी होनी चाहिए। ओके, ये अंतर्राज्यीय परिषद होगी। अब इसके बाद क्षेत्रीय परिषदें आती हैं। देखो, अंतर्राज्यीय परिषद के बाद सबसे पहले क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई थी 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा। अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा बनाई गई, ये संसद द्वारा विधि द्वारा बनाई गई थी। तो ये वैधानिक संस्था है। ये कौन सी संस्था है? ये वैधानिक है, संवैधानिक नहीं है, क्योंकि विधि द्वारा बनाई गई थी। और इसका जो प्रस्ताव दिया था, अगर आता है, इसका प्रस्ताव भारत के सर्वप्रथम प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रस्ताव रखा था। जब डिबेट चल रही थी, राज्य पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उस पर डिबेट चल रही थी, उस टाइम उन्होंने प्रस्ताव रखा था। ओके, जवाहरलाल नेहरू ने। इसका संगठन आप देख लो, इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इन परिषदों के अध्यक्ष, ध्यान रखना, इन परिषदों के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री। और जब बात आती है अंतर्राज्यीय परिषद, तो उनके अध्यक्ष होते हैं पीएम, प्रधानमंत्री। ओके, और इधर अध्यक्ष होते हैं होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए मुख्यमंत्री रोटेशन से एक समय में 1 वर्ष की अवधि के लिए उस अंचल के आंचलिक परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। क्योंकि हम अभी देखेंगे उसमें कि कितने क्षेत्रीय परिषद में कितने राज्य सदस्य कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं, और प्रत्येक राज्य से राज्यपाल द्वारा यथा नामित 2 अन्य मंत्री, और परिषद में शामिल किए गए संघ राज्य क्षेत्रों से 2 सदस्य होते हैं। कौन? मुख्यमंत्री हो गए। प्रत्येक राज्य से राज्यपाल द्वारा नामित 2 अन्य मंत्री होंगे, तो सीएम प्लस 2 अन्य मंत्री हो जाएंगे, प्लस परिषद में शामिल किए गए संघ राज्य क्षेत्रों से 2 सदस्य और हो जाएंगे। ठीक है, तो ये राज्यों से तो ये हो गए, 2 राज्यों से अलग हो गए। तो इस तरह इनका संगठन है। फिर आता है सलाहकार। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषदों के लिए योजना आयोग, लेकिन अब नीति आयोग द्वारा नामित एक मुख्य सचिव और जोन में शामिल प्रत्येक राज्य द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी विकास आयोग होते हैं। ये इनका संगठन है, ढांचा। अब देखो क्षेत्रीय परिषद, 5 क्षेत्रीय परिषद है इस लिस्ट में। उत्तर क्षेत्रीय परिषद, नॉर्थ जोनल काउंसिल, इसलिए हरियाणा नॉर्थ की जितनी भी स्टेट है वो है, और संघ राज्य क्षेत्र, इनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वहीं अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल की बात करेंगे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़, उसका जो मुख्यालय है वो इलाहाबाद में है। देन पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, देन पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। तो आप देख रहे होंगे, देखो इसमें परिषदें तो है, लेकिन इसमें नॉर्थ ईस्ट के लिए कोई भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। नॉर्थ ईस्ट कोई भी स्टेट इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसके लिए पूर्वोत्तर परिषद एक अलग बनाई गई थी 1972 में, एक अलग से पार्लियामेंट ने लॉ पारित किया था। ओके, और जो ये जोनल काउंसिल बनाई गई थी, ये 1956 एक्ट से बनाई गई थी, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग। और 72 वाली जो बनाई गई थी वो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम बनाई गई थी। पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1972 के तहत इनको अलग रखा गया था। इनमें पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य हैं, सब राज्यों को इंक्लूड किया गया। असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। क्योंकि इनकी जो भौगोलिक स्थिति है और इनका जो प्रशासन है वो बिल्कुल अलग है भारत से। भारत की जो दूसरी स्टेट है उनसे हटके, इनकी भाषा, इनका रहन सहन वो बिल्कुल अलग है, तो इसलिए इनको अलग रखा गया। ठीक है, और इन जोनल काउंसिल को बनाने के पीछे इनके जो सदस्य हैं उनको एक साथ रखने के पीछे जो उद्देश्य रहता है, इनकी भाषा, बोली, प्रशासनिक संबंध, इनका रहन सहन, खान पान, उनको लेकर एक साथ इनको रखा जाता है। तो ये हमने देख लिया है। अब इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन देखते हैं वो किस तरह से क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम
केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? देखो 3 अनुसूचियां हमने, संघ सूची, देन राज्य सूची एंड देन सम्मति सूची हमने देखी थी। ओके, सम्मति सूची। तो ये 3 सूचियों को कौन करता है? ये आती तो स्केड्यूल 7 में है, हमने अभी देखा था। इनका आर्टिकल कौन सा होता है? इनका आर्टिकल है 245 एंड 246, ये इनके आर्टिकल। बाकी अगर आप 4 एंड 5 देखेंगे, ये हमने पढ़ा था, ये सिटीजनशिप से रिलेटेड है, नागरिकता से रिलेटेड है। देन आर्टिकल 56, 57 ये प्रेसिडेंट की शक्तियों के बारे में है, प्रेसिडेंट के चुनाव वगैरह के बारे में है। 41 ये सुप्रीम कोर्ट की पावर बताते हैं, पावर के रिलेटेड है। ओके, ये आर्टिकल्स ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प, जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवर्त रहेगा। हमने अभी देखा, देखो आर्टिकल 249 क्या बोलता है। इसके तहत अगर राज्यसभा कोई बिल पारित कर देती है, राज्यसभा बिल पारित कर देती है, तो संसद उस पर कानून बना सकती है। राज्यसभा अगर जो बिल है उसको पारित कर देती है, तो संसद राज्य सूची का जो विषय है उस पर कानून बना सकती है। ओके, ठीक है, राज्य सूची के जो विषय है उस पर कानून बना सकती है। अब उस कानून को पारित करने के लिए राज्यसभा का जो बहुमत होना चाहिए, जो भी उपस्थित सदस्य है उनका बहुमत होना चाहिए। ओके, प्लस साथ में 2/3 बहुमत भी होना चाहिए। ओके, 2/3 बहुमत। इससे जब बिल पास होगा तब वो कानून बनेगा। और इसकी जो अवधि होगी 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, एक बार में 1 वर्ष की होगी। और इसे असंख्य बार, कितनी भी बार, हर बार इसको पास करके बढ़ाया जा सकता है, कितनी बार भी इसको बढ़ाया जा सकता है। ओके, तो ये नेक्स्ट देखते हैं हम। एक अंतर कितनी बार बढ़ा सकते हैं, और क्योंकि इसे हर साल पारित करना पड़ेगा, तो जब इसे रोकना है वहां पर उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट ईयर के लिए बढ़ाया नहीं जाएगा, तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, बिल आगे नहीं बढ़ेगा। देन एक अंतर्राज्यीय, तीसरा देखते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। किस द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है? तो संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रीय विकास द्वारा, क्षेत्रीय परिषद द्वारा। हमने अभी देखा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 263 के अंतर्गत। भारत में नेक्स्ट देखते हैं, भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्था या संस्थाएं? देखो संविधानेतर और विधितर संस्थाएं क्या होती है? देखो जिनको संविधान के द्वारा नहीं बनाया गया, संविधान में जिनका वर्णन नहीं दिया गया है, लेकिन वो प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो संस्थाएं जिनको बनाते हैं तो उनको संसद विधि द्वारा पारित करवाया जाता है, संसद की विधि द्वारा, संसद की विधि द्वारा। और कभी कभी क्या रहता है, कुछ संस्थाएं कुछ वो ऐसी रहती हैं जिनको कार्यपालिका अधिसूचना जारी करके बनाती है। जो कार्यपालिका है वो एक आदेश को पारित करती है, वो अधिसूचना जारी करती है और उससे उनको बनाती है। ओके, अधिसूचना जारी करती है। जैसे कि आप नीति आयोग देखें, नीति आयोग कोई विधिक संस्था नहीं है, वो कार्यपालिका ने एक अधिसूचना जारी करके उसको बनाया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, संविधानेतर और विधितर संस्थाएं हैं। कौन सी है? तो देखो थर्ड, जो फोर्थ है, फोर्थ का जो आंसर रहेगा वो है राष्ट्रीय विकास परिषद, संविधानेतर और राज्यपाल सम्मेलन। तो 1 और 2 आंसर रहेगा फोर्थ का। बाकी आंचलिक परिषद हमने जोनल काउंसिल देखा। जोनल काउंसिल जो है विधिक संस्था है, विधितर नहीं है, विधिक संस्था है, संसद ने विधि द्वारा बनाई है। ये वैधानिक संस्था है। ओके, ये वैधानिक संस्था है। और अंतर्राज्यीय परिषद ये हमने देखा, ये संवैधानिक है। ओके, ये तो संवैधानिक है। अब राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, ये भी नीति आयोग का एक पार्ट है। ओके, उसी के साथ इनकी मीटिंग चलती रहती है। अब आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? क्षेत्रीय परिषद, जोनल काउंसिल हमने देखा, उनका लक्षण नहीं है, तो कौन सा नहीं है बताइए? ये एक संवैधानिक संस्था है। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। एक परामर्शदात्री संस्था, तो ये तो सही है, परामर्शदात्री संस्था है, हमने अभी देखा। चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी लिया गया है किसमें? उत्तर क्षेत्रीय परिषद में इसको लिया गया है। बिल्कुल, 5 क्षेत्रीय परिषद हमने देखी थी। बिल्कुल, यह संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल वही हमने अभी देखा। ये संवैधानिक न होकर
वैधानिक संस्था है। ओके, और इनके हमने वो भी देखा, इनका अध्यक्ष कौन होता है, वो होते हैं हमारे देश के होम मिनिस्टर और फिर केंद्रीय होम मिनिस्टर, जनरल काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही। ठीक है, परिषद है भारतीय संघ व्यवस्था की उप संघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है। परिषद है भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का जो मार्ग है वो प्रशस्त करती है। बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। देखो कौन सा सही बताना है। तो परिषद है जो भारतीय संघीय व्यवस्था है, फेडरल जो सिस्टम है उसकी उप संघीय सूत्र यानी उसको और मजबूत बनाती है, उसी के एक अल्टरनेट के रूप में काम करती है भारतीय संघीय व्यवस्था पे। तो बिल्कुल। और दूसरा, भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। बिल्कुल। तो सी, देखो जो परिषदें हैं उनको बनाया ही इसीलिए जाता है ताकि राज्यों के मध्य जो सहयोग है वो बढ़ सके। एक तो राज्यों के बीच और एक केंद्र और राज्यों के बीच, दोनों के बीच सहयोग बढ़ सके और जो भी विवाद है उन्हें सुलझाया जा सके। तो इसलिए परिषदों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था। हमने अभी देखा केंद्र राज्यों के मध्य जो भी परिषद है उनके निर्माण के लिए सरकारी आयोग स्थापित किया गया था और इसी की सिफारिश पर 1990s में केंद्र राज्य जो सेंट्रल स्टेट काउंसिल है उसका निर्माण किया गया। उस टाइम जो गवर्नमेंट थी वो बीपी सिंह की गवर्नमेंट थी। ओके, जनता दल की गवर्नमेंट थी उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। सरकारी आयोग, राज्य मन्ना। देखो सरकारी आयोग, राज्य मन्ना आयोग और पूंछी आयोग, इन तीन आयोग ने संघ राज्य संबंध को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी सिफारिशें की। बेहतर बनाने के लिए कि कैसे फेडरलिज्म को हम मजबूत बना सकते हैं, कैसे हम सहयोग को बढ़ा सकते हैं केंद्र और राज्यों के बीच में। तो इनके संबंध को बेहतर बनाने के लिए और शांतिपूर्वक इनके प्रशासन को चलाने के लिए इन्होंने कई सिफारिशें की, सरकारी या राज मन्नार और पंचायत। लेकिन जो इंद्रजीत गुप्ता समिति है, इंद्रजीत गुप्ता जो समिति है ये इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म से है, ये चुनाव सुधार से है। इसका जो संबंध है वो चुनाव सुधार से है, ना कि केंद्र राज्य संबंध से। ओके, तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। हमने अभी देखा आर्थिक संबंधों की विवेचना किसके अंडर की गई है, तो आर्टिकल 268 से 281 के बीच में। ओके, आर्थिक संबंध दो तीन भाग 12 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय जो फिजिकल विवाद है उनके निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है। देखो केंद्र और राज्यों के बीच हमने देखा था जो मुख्य निपटारा है वो सर्वोच्च न्यायालय देखता है और ये इसका कौन सा अपीलीय क्षेत्र है, ये मुख्य प्रारंभिक अपीलीय क्षेत्र है। ये इसका प्रारंभिक अपीलीय क्षेत्र है। ओके, सर्वोच्च न्यायालय का, यानी कोई और कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता, सर्वोच्च न्यायालय ही इसके लिए संस्था है निपटारे को। और अगर ये बात आती है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवाद का निपटारा तो हो गया, लेकिन वित्तीय केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय जो रुपया है, जो कर है, उनका बंटवारा कौन करता है, तो उसके लिए आएगा फाइनेंस कमीशन। ओके, अगर ये सवाल आता फाइनेंस कमीशन जो कि आप पढ़ते हो आर्टिकल 180 281। ओके, फाइनेंस कमीशन। तो सर्वोच्च न्यायालय इनके निपटारे के लिए मुख्य एजेंसी है और ये किससे रिलेटेड है, ये आर्टिकल अगर आप 131 पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए तो उसमें भाग 6 में, भाग 5 या 6 है। ओके, तो उसमें आप ये पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में 131। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, तो आप कृपया इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।